तो हमारा क्वेश्चन है जी, मई जून 10-23 का क्वेश्चन है हमारा। मई जून 10-23 का कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन का सवाल है हमारा, जो हम करने जा रहे हैं। वी वर डूइंग दिस चैप्टर फॉर एएस कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन, जो कि अब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में शुमार होता है। पहले इतना ज्यादा ये पेपर्स में रिपीट नहीं होता था। अब nowadays we used to find questions of control account reconciliation in your AS exam. इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है मई जून 10-23 में आपके सामने है। सी लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने पहले बनाना है, उसके बाद आगे आपने डाटा दिया हुआ सारा का सारा, जिससे आपने अमेंडेड सी लेजर कंट्रोल अकाउंट और फिर रिकॉन्सिलेशन जो स्टेटमेंट और रिकॉन्साइल है वो भी क्रिएट करके डेवलप करनी है। इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 10-23 में सबसे पहले आपको कंट्रोल अकाउंट डेवलप करना है, तो पहले तो हम सिंपल कंट्रोल अकाउंट बना लेंगे, यानी प्रिपेयर हार्वेज रैबिट सी लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो हार्वे रैबिट के हवाले से डाटा आपको दिया हुआ है, उस डाटा के हवाले से आपने सी लेजर कंट्रोल अकाउंट जो है वो बनाना है। तो वो हम बनाते हैं सबसे पहले नॉर्मल, यानी कि सिंपल सी लेजर कंट्रोल अकाउंट जैसे हमारा है वो हमें डेवलप करना है। डॉलर के साइन आपके आ जाएंगे, सारी बात है। सबसे पहले आपका डेबिट साइड पे ब्रॉड डाउन आता है, यानी कंट्रोल अकाउंट का जो ब्रॉड डाउन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। कंट्रोल अकाउंट सेल लेजर बैलेंस एट 1 अप्रैल 2009, यही ब्रॉड डाउन है आपका। सेल लेजर बैलेंस का टोटल जो दिया हुआ है आपको 29040, which has to be equal with the control account balance। सारी बात है 29040 की है, क्योंकि दोनों के बैलेंस सेम होने चाहिए। उसके बाद क्रेडिट सेल्स है 499892 की, उसकी एंट्री होती है कस्टमर टू सेल्स। इस साइड पे आपके आ जाती है क्रेडिट सेल्स, आप लिखेंगे इधर है जी 499892 की 499 सॉरी 499892 की कस्टमर डेबिट हो रहे हैं सेल्स की वजह से, क्रेडिट सेल्स के नाम से आ जाएगा। फिर कैश सेल्स आपकी आ जाएंगी, वो तो आती ही नहीं है क्योंकि कैश सेल्स में ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट इफेक्ट नहीं होता, इसकी एंट्री होती है कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट, तो ये तो नहीं आएगी इसके अंदर। उस पर क्रेडिट सेल्स रिटर्न आपकी आ जाएंगी, यानी सेल्स रिटर्न आपकी है 9878 की, और सेल्स रिटर्न आपकी क्रेडिट साइड पे आ जाती है। सेल्स रिटर्न की वजह से आपके कस्टमर जो है वो डिक्रीज करते हैं। 9878 से आपके कस्टमर डिक्रीज करने का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सेल्स रिटर्न। फिर रिसीव फ्रॉम डेटर्स है बैंक 462680 की, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स या रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं इसको आप। कैसे लिखते हैं रिसीवेबल, आपकी आ जाएगी 462680। ठीक होगी जी बात। डिस्काउंट अलाउड है 21404 का, डिस्काउंट अलाउड आपका आ जाएगा। बैंडेड्स है 9510 के, रिसीवेबल क्रेडिट हो रहे हैं बैंडेड्स की वजह से 9510। कस्टमर चेक डिसऑनर्ड है, चेक डिसऑनर का मतलब आपको पता है कि चेक डिसऑनर का मतलब हमने पैसे लेने हैं दोबारा ट्रेड रिसीवेबल से, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो रहे हैं बैंक की वजह से, कस्टमर चेक डिसऑनर डेबिट साइड पे आएगा, ये हमने पैसे वसूल करने हैं। हमारा ट्रेड रिसीवेबल उससे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है चेक डिसऑनर की वजह से। 662 जो है वो डेबिट साइड पे आ जाएगा। उसमें काउंटर एंट्रीज है, काउंटर आपको पता है एसएलसी की क्रेडिट साइड पे आता है और पीएलसी की डेबिट साइड पे आता है। एसएलसी की क्रेडिट साइड पे आता है सेट ऑफ कॉन्ट्रा, और पीएलसी की डेबिट साइड पे आता है, यानी एक ही बात आप समझ लें, इधर क्रेडिट पे आ जाएगा तो डेबिट पे आ जाएगा, तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। इसका हम टोटल कर लेते हैं, टोटल कर लेंगे तो आपका बैलेंस कैरी आ जाएगा एसएलसी का। ये नॉर्मल एसएलसी की मैंने बनाया है, इसमें कोई मैंने
करेक्टेड अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं है ये, नॉर्मल मैंने बनाया 529594 आपका आ जाएगा टोटल यहाँ पे 529594 इधर भी आपका टोटल आ जाएगा जी 529594। देखिए इसमें यहाँ तक कोई मसला तो मुझे बताएं, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम आई कैन रिपीट इट इजीली। 529594 में से -9878 कर देंगे हम, -462680, -21404, -9510 और -1153। 24969 आपका आ जाएगा कैरी डाउन। सो योर कैरी डाउन दिस इज 24969, जो कि आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन बन जाएगा। ये जो आपका निकला है बैलेंस 24969 ये बराबर नहीं आ रहा सेल्स लेजर के बैलेंस की, और उसके लिए हमें एक अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि आगे आपको सवाल में पता चलेगा। टोटल ऑफ हार्वे सेल्स लेजर बैलेंस जो है वो कितना है, वो 26845 है, जबकि हमारा जो कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है वो 24969 है, व्हिच डिड नॉट एग्री विद द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ हिज सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ऑन चेकिंग हिज अकाउंट्स ही डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, ये एरर्स जो है वो पता चले उसको। अ क्रेडिट नोट फॉर 420 which had been sent to a debtor had been entered in the sale journal and posted as a sales to both accounts। सबसे important है, हम अब बनाते हैं दोनों स्टेटमेंट्स, इधर हम बना लेते हैं amended SLCA आपका आ जाएगा, और यहाँ पर हम जो है वो बना लेंगे statement to reconcile control account with ledger balance। इधर आपका आ जाएगा सेल्स लेजर बैलेंस, देख लेते हो सेल लेजर बैलेंस कितना दिया है जी आपको 26845 सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ओपनिंग बैलेंस की बात हो रही है वो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी 24969, जिसको हमने बेसिकली करेक्ट करना है, जिसके जरिए हमने अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेवलप करना है। वो हम लिख देंगे ब्रॉड डाउन, यहाँ पे आ जाएगा आपका 24969, और ये सामने नजर आ रहा है आपको कि 24969 जो है वो 26845 के बराबर नहीं आ रहा। अब इनको रिकंसाइल करने के लिए आपको बनाना पड़ेगा, क्या बना, अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और रिकंसिलिएशन आपको डेवलप करनी पड़ेगी, ये इसका हल है। अब हम क्या करेंगे जी, देखते हैं पहली स्टेटमेंट। क्रेडिट नोट फॉर 420 which has been sent to a debtor। बेटा क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट आर यूज्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स, has been entered in the sale journal and posted as a sales to both account। आपने सेल्स रिटर्न की एंट्री को सेल्स की एंट्री कंसिडर कर लिया, यानी पूरी एंट्री ही आपने सेल्स की पास कर दी, यानी कि आपने एंट्री क्या पास करनी थी बेटा, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ये एंट्री, सॉरी गलत कह रहा हूं मैं, आपने एंट्री क्या पास करनी थी, आपने एंट्री पास करनी थी सेल्स रिटर्न डेबिट, क्रेडिट नोट था ना, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। ये एंट्री पास करने की बजाय आपने एंट्री क्या पास कर दी, आपने कर दी ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। Credit note for 420 which has been sent to a debtor has been entered in the sales journal and posted as a sales to both accounts। हम दोनों के अकाउंट्स के अंदर उसको सेल्स कंसीडर करके रिकॉर्ड करते हैं। अब क्या हो गया जी, आपने सेल्स को गलत क्रेडिट किया, उसे इतनी अमाउंट से डेबिट कर देंगे, गलत जो क्रेडिट किया आपने कितने से 420 से। उसके बाद आपने सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया, तो जिस साइड पर रिकॉर्ड करना था उस साइड पे आप रिकॉर्ड करेंगे, रिटर्न भी डेबिट हो जाएंगी आपकी 420 से।
क्रेडिट आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल आपका क्रेडिट हो जाएगा अमाउंट से, यानी कितने से, 840 से आपका ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसको एक और तरीके से समझते हैं, ये तो मैंने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के तरीके से आपको समझाया है ना, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर। सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल करना था आपने, लेकिन आपने ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स कर दी। बेसिकली मैं इस वक्त क्या डेवलप कर रहा हूँ, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट अगर मैं बनाऊं उसमें क्या हुआ है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल को आपने लिखना था किस साइड पे, आपने बेटा ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट साइड पे लिखना था, लिखना था क्रेडिट पे, लेकिन आपने गलती से ट्रेड रिसीवेबल को कहाँ लिख दिया, डेबिट साइड पे लिख दिया 420। एक दफा आप क्रेडिट करेंगे इसे कैंसिल करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करेंगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए, यानी जो कि आपने नहीं लिखा। तो ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली आपका एक दफा तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, एक दफा क्रेडिट करना पड़ेगा रिकॉर्ड करने के लिए। तो आपको बेसिकली कितने से क्रेडिट करना पड़ेगा, 840 से क्रेडिट करना पड़ेगा। 840 से क्रेडिट करने का मतलब है कि माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल जब क्रेडिट होते हैं तो ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं, और डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट होता है। तो आपको बेसिकली क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। और कैसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे मैं आपके सामने आपको बता रहा हूँ। आपने ट्रेड रिसीवेबल को गलती से, तो हम ऐसे लिखूंगा सेल्स रिटर्न, ये देखें यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ पे दोनों जगह आएगा, सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड एज सेल्स, सेल्स रिटर्न को सेल्स रिकॉर्ड कर दिया, कितना आ जाएगा 840। इसी तरह इधर भी सेल लेजर बैलेंस में यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो क्या होनी है, ऐड होनी है, और कुछ चीजें जो यहाँ पे क्या होनी है, लेस होनी है। तो ये लेस होने वाली चीज में से थी, क्या थी, सेल्स रिटर्न था रिकॉर्डेड एज सेल्स, कितने से, 840 से, तो ये माइनस होना था आपका। ये पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन का, मुश्किल भी कह सकते हैं आप इसको। क्रेडिट नोट फॉर 420 व्हिच हैज बीन सेंट टू अ डेटर, आपने सेल्स रिटर्न की थी कस्टमर को, सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल एंट्री करनी थी, आपने उसकी एंट्री कर दी सेल्स कस्टमर टू सेल्स, यानी आपने सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल करनी थी, आपने कर दी ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स, यानी ट्रेड रिसीवेबल को आपने क्रेडिट करने के लिए डेबिट कर दिया। एक दफा क्रेडिट करेंगे कैंसिल करने के लिए, यहाँ पे एक दफा दोबारा क्रेडिट करेंगे उसे रिकॉर्ड करने के लिए, जो क्रेडिट करना था, तो 840 से क्रेडिट करना पड़ेगा आपको, और दोनों में आएगा क्योंकि पूरी एंट्री सेल जर्नल में रिकॉर्ड करते हुए गलत हुई है ना, इसका मतलब बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंटर करते हुए गलती हुई है। तो इफ द एरर is entering the amount in the books of prime entry, it will affect both control account and ledger balance. तो कंट्रोल अकाउंट भी इफेक्ट होगा उसका, लेजर बैलेंस भी इफेक्ट होगा उसका। आगे जी, a debit entry in the sale ledger for 698 has been set off as a contra entry in the purchase ledger, but no entry has been made in the control account. कॉन्ट्रा था आपका, उस कॉन्ट्रा की एंट्री वो कहता है कि आपने कंट्रोल अकाउंट में पास नहीं की, कॉन्ट्रा की एंट्री थी लेकिन वो कॉन्ट्रा की एंट्री आपने कंट्रोल अकाउंट में पास नहीं की। कर देंगे, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा आपका सेट ऑफ, पास कर देंगे 698 से, कॉन्ट्रा की एंट्री जो आपने पास नहीं की आपने पास कर दी, सिर्फ कंट्रोल अकाउंट ने पास नहीं की ना, उसने लिखा है कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया उसको, क्रेडिट साइड पे आती है बेटा, कॉन्ट्रा सेट ऑफ comes on the credit side of sale ledger control account and debit side of PLCA। अगले आपका आ जाता है जी डिस्काउंट अलाउड, जो था आपका अकाउंट हैज बीन ओवरस्टेटेड बाय 3 टाइम। बेटा डिस्काउंट अलाउड ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड में मैंने आपको बताया था कि हम ये कंसीडर करते हैं कि टोटल अंडरस्टेट ओवरस्टेट हो रहा है। डिस्काउंट अलाउड का बेसिकली टोटल जो है वो आपने ओवरस्टेट कर दिया, यानी डिस्काउंट अलाउड को आपने ज्यादा लिख दिया। डिस्काउंट अलाउड हम लिखते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट अलाउड को हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड की एंट्री हम क्या करते हैं, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस, और क्रेडिट आपका क्या हो जाता है बेटा, ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट आपका क्या हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल आपका जो है ना वो इसमें क्रेडिट हो जाता है। आपने ये डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड रिसीवेबल जो एंट्री थी 310 की ज्यादा रिकॉर्ड कर दी, यानी ओवरस्टेट कर दिया। तो एक तो बात है कि गलती टोटल में जो गलती होगी, ओवरस्टेट का मतलब है टोटल ओवरस्टेट की है, वो सिर्फ कंट्रोल अकाउंट को इफेक्ट करेगी। और कंट्रोल अकाउंट में किस साइड पे आपका आ जाएगा, ये डेबिट साइड पे आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्रेडिट ज्यादा रिकॉर्ड कर दी है, आपको डेबिट करना पड़ेगा कंट्रोल अकाउंट के अंदर। इस नाम से बड़ा सिंपल है, अकाउंट अलाउड जो है वो आपने क्या कर दिया, ओवरकास्ट कर दिया आपने, आप इसको ओवरकास्ट के हिसाब से जो है वो रिकॉर्ड कर लें,
नीचे कर लेते हैं ना, ताकि जगह जो है वो स्पेस प्रॉब्लम ना हो। ओवरकास्ट कर लेंगे 310 से। सर दोबारा बता दें जरा। जी बिल्कुल, देखिए आपने डिस्काउंट लाउड जो है वो किस साइड पे आता है, वो कंट्रोल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है, लेकिन आपने क्रेडिट साइड पे लिखने के बजाय ज्यादा क्रेडिट कर दिया उसको, यानी क्रेडिट साइड पर आपने उसको लिखा है ज्यादा क्रेडिट कर दिए, 310 से ज्यादा क्रेडिट कर दिया आपने ट्रेड रिसीवर को। अब आपको ट्रेड रिसीवर को डेबिट करना पड़ेगा 310 से। क्यों? डिस्काउंट लाउड ओवरकास्ट करने की वजह से वो डेबिट कर दिया मैंने 310 से। सेल्स इनवॉइस फॉर 998 हैज बीन कंप्लीटली omitted फ्रॉम द बुक्स। सेल्स इनवॉइस का मतलब होता है चीजें बेची हैं बेटा, आपने चीजें बेची हैं, आपने 998 की आपने उसकी एंट्री पास नहीं की। 998 की चीजें बेची हैं, उसकी एंट्री ही पास नहीं की, तो एंट्री आप पास कर देंगे, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट हो जाएंगे आपके और सेल्स आपका क्रेडिट हो जाएगा, और ये दोनों में आएगा। बिकॉज if the entry is not recorded in the books of prime entry, if there is an omission in the books of prime entry, if the entry is not entered in the books of prime entry, it will affect both control account and ledger balance. दोनों में आएगा सेल्स इनवॉइस के नाम से कि आपने सेल्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स इनवॉइस कितनी है जी, मेरे ख्याल 998 है, इधर भी आ जाएगा, इधर भी आपका आ जाएगा सेल्स इनवॉइस जो कि आपने रिकॉर्ड नहीं किया। मैं देखता हूँ 998 ही है शायद मेरे हिसाब से, तो जी 998। आगे डेबिट बैलेंस ऑफ 2102 has been omitted from the list of debtors। लिस्ट ऑफ डेटर्स का मतलब ये है कि लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स, लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब है कि लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर बैलेंस की जो लिस्ट थी उसमें आपने रिकॉर्ड नहीं किया। एक डेबिट बैलेंस था 2102 का, आपने उसको सेल्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया। डेबिट बैलेंस ऑफ 2102 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटर। ठीक है जी, तो आप लिख देंगे सेल्स में रिकॉर्ड कर देंगे इसको, डेबिट बैलेंस ओमिटेड सिर्फ यहीं पे आएगा, उसने कहा है ना सेल्स लेजर में ओमिट किया आपने, सिर्फ यहीं पे रिकॉर्ड होगा, दूसरे में नहीं आएगा आपके लिए। 2102 मेरा ख्याल है उसकी अमाउंट। एक ट्रेड रिसीवेबल था जिसको आपने लेजर में नहीं लिखा, कंट्रोल अकाउंट में लिखा हुआ है, सेल लेजर में नहीं लिखा। कैसे पता चला उसको? इसलिए कि डेबिट बैलेंस ऑफ 2102 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डेटर्स। लिस्ट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल आपका होता है टोटल ऑफ सेल लेजर बैलेंस की बात हो रही है। डेटर हु ओड 896 हैज बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट ड्यूरिंग मार्च, बैड डेट्स हो गए। द डेट हैड बीन रिटन ऑफ इन द कंट्रोल अकाउंट बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द डेटर्स अकाउंट। आपने कंट्रोल अकाउंट में तो बैड डेट्स को रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन जो इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट है उसमें आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अगर गलती इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल में हो रही है, इंडिविजुअल अकाउंट में हो रही है, तो वो सिर्फ सेल्स लेजर बैलेंस को इफेक्ट करेगा। ठीक है जी, आपके कंट्रोल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा, वो ऑलरेडी करेक्ट है। तो बैड डेट्स की एंट्री कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया आपने 896 की, लेकिन सेल लेजर बैलेंस में आपने रिकॉर्ड नहीं की। ये भी आपका यहाँ पे बैड डेट्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 896 से। जी receipt for 630 has been debited in the bank account and omitted from the debtors account। आपको बेटा पैसे मिले थे, पैसे मिले थे आपको, ठीक है जी, पैसे मिले, आपने क्या किया, कैश डेबिट कर दिया और ट्रेड रिसीवेबल को आपने करना था क्रेडिट। कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन उस बंदे के अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किया। तो रिसीट थी आपकी, रिसीट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल ओमिटेड हो जाएगा, उसको आप इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे और सिर्फ सेल लेजर बैलेंस में आएगा, कंट्रोल अकाउंट में नहीं आएगा। इंडिविजुअल अकाउंट में गलती है, एक बंदे के डेटर्स अकाउंट, कॉमा एस का मतलब है उस बंदे के अकाउंट की में गलती है, इंडिविजुअल लेजर में गलती है, आप रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पे सेल्स लेजर ओमिटेड, सॉरी लेजर ओमिटेड मुझे लिखना चाहिए, पैसे मिले हैं ना सब में, फ्रॉम सेल लेजर ओमिट कर दिया। कितनी अमाउंट है जी, देखते हैं। इसकी अमाउंट है जी 630, वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। माइनस होगा बेटा, सर वो क्यों? क्योंकि बेटा पैसे मिल रहे हैं आपको, रिसीट फ्रॉम सेल लेजर, पैसे कलेक्ट हो रहे हैं आपके, पैसे रिसीव हो रहे हैं आपको, वो ओमिट हुए। जो पैसे रिसीव हो रहे हैं अगर वो ओमिटेड आप लिखेंगे
तो उसकी एंट्री होती है कैश टू ट्रेड रिसीवेबल, पैसे आपके पास आ रहे हैं, वो आपने नहीं लिखे तो आपको लिखने पड़ेंगे, सारी बात है, लिखने पड़ेंगे आपको। उस बंदे के अकाउंट में आपने क्रेडिट नहीं किया, तो उस बंदे के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएंगे और रिकॉर्ड हो जाएगा आपका। फिर एंट्री फॉर 816 इन द सेल जर्नल हैड नॉट बीन पोस्ट टू द डेटर्स अकाउंट, ये भी वही है, एक सेल्स की एंट्री थी सेल जर्नल में जो आपने डेटर के अकाउंट में, एक बंदे के अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की 816 की। यहाँ पे आ जाएगा ये सेल्स रिकॉर्डेड, बंदे अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं ना किया आपने, कितनी थी 816 की, लेकिन मैंने यहाँ गलत लिखा है क्योंकि सेल डेबिट साइड पे आती है। सेल अगर क्रेडिट सेल होगी उससे आपके ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज करेंगे ना, डिक्रीज थोड़ी करेंगे, वो डेबिट साइड पर आपकी आनी है, 816 से डेबिट होनी है। दोबारा देखिए, an entry for 816 in the sale journal में रिकॉर्ड हो गई है, had not been posted to the debtor account, उस बंदे के अकाउंट में हमने नहीं लिखा, यानी इंडिविजुअल अकाउंट में गलती है, और इंडिविजुअल अकाउंट में गलती होती है तो सिर्फ लेजर बैलेंस को इफेक्ट किया जाता है, कंट्रोल अकाउंट में गलती नहीं आती। फिर सेल लेजर अकाउंट हैज बीन अंडरस्टेटेड बाय 200, यहाँ भी वही बात है, एक बंदे अकाउंट है, सेल्स लेजर अकाउंट, किसी एक बंदे का सेल लेजर था, उसका अकाउंट अंडरस्टेट किया आपने 200 से, यहाँ पे आ जाएगा जी सेल्स लेजर अंडरस्टेटेड, कंट्रोल अकाउंट में नहीं आएगा, आपने इसमें कम लिखा है तो इसमें आप इसको रिकॉर्ड कर लेंगे, कितनी अमाउंट उसकी है जी, 200 की अमाउंट है, जी बात है। A page of sale journal with entries totaling 3856 had been omitted from total sales. The amount had, however, been posted to the debtor account. Sale journal की entries थी 3856 की, omitted from the total sales. आपने total sales में उसको नहीं लिखा. The amount had, however, been posted to the debtor account. यानी trade receivable जो individual account है, उसमें आपने रिकॉर्ड कर दिया है इसको, लेकिन सेल्स जर्नल में आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, यानी कंट्रोल अकाउंट में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, omitted from the total sales. ठीक है, उसके इंडिविजुअल अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए, लेकिन कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड आपने नहीं किया। सेल्स जर्नल हम लिख लेते हैं, का वर्ड यूज कर लेते हैं, मैं ऐसे देख लूं एक दफा कि क्या वर्ड यूज करना चाहिए। ठीक है, सेल जर्नल का वर्ड हम कर सकते हैं। कितनी अमाउंट है जी, अमाउंट है जी उसकी 3856, वो लिखते हैं यहाँ पे 3856, बस जी, और एंट्रीज की नहीं है, इसका हम टोटल कर लेंगे जी, ये टोटल जो है वो आपका, इसका भी टोटल आपका आएगा, जो आगे आपने लिखकर आंसर निकालना है, इसका टोटल भी आप आगे लिखेंगे, जिसके बाद आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, जो कि दोनों आंसर आपके बराबर आने चाहिए। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। 998 है प्लस 2102 है प्लस 816 प्लस 200, टोटल आता है 4116, मतलब इसका जो टोटल आता है वो आता है 4116। 4116 में ऐड कर दूंगा मैं 26845, ये आपका आ जाएगा 30961, आपका आ जाएगा जी 30961। इसमें से हम ये इनकी अमाउंट जो निकलेंगी वो माइनस कर देंगे, यानी कि 840 प्लस 896 प्लस 630 का टोटल 2366 आता है। फॉर्मेट जरूरी नहीं कि आप इसी फॉर्मेट के थ्रू सॉल्व करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अब कंट्रोल अकाउंट के डिफरेंट फॉर्मेट्स आर बीइंग यूज्ड बाय द एग्जामिनर। ये आपका आंसर आ जाएगा 2859 दैट इज द basically answer, and I can write it like collected sales ledger balance जो है वो आपने निकाल लिया। इसका टोटल कर लेते हैं, जारी बात इसका आंसर भी सेम आना चाहिए। 24969 प्लस 310 प्लस 998 प्लस 3856, टोटल आ जाएगा 30133। इसमें से माइनस कर देंगे आप 840 माइनस 698, 28595 आपका इधर भी आ जाएगा कैरी डाउन।
28,595 आपका आ गया कैरी डाउन, जो कि नेक्स्ट का बन जाएगा जी प्रॉफिट 8,595। ठीक होगी जी बात। तो ये हमने जो है ना वो सॉल्व कर दिए। स्टेटमेंट टू रिकंसाइल लेजर बैलेंस विद कंट्रोल अकाउंट और अमेंडेड से लेजर कंट्रोल अकाउंट हमने सॉल्व करके जो है वो दिखा दिया आपको। ठीक होगी जी बात। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखे ना, अमेंडेड से लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना था आपने और स्टेटमेंट टू रिकंसाइल बनानी थी आपने। और थी एडवांटेज ऑफ कीपिंग से लेजर कंट्रोल अकाउंट हम बहुत ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपने देखा कि आपके दोनों आंसर बराबर आ गए, लेकिन सवाल में थोड़ा चेंज ये था कि आपको पहले सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, वहां से कैरी डाउन फाइंड करना है, जो आएगा आंसर उससे स्टार्ट करना है आपने अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट, और फिर आपने स्टेटमेंट टू रिकंसाइल बनानी है और दोनों के आंसर बराबर होने चाहिए, बिकॉज दोनों चीजें सेम है। एक है तमाम ट्रेड रिसीवेबल का कंबाइंड टोटल और एक है इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवेबल्स का टोटल, जिसे सेल लेजर बैलेंस का नाम दिया जाता है। इसमें जो एरर्स है उन्हें करेक्ट करके हमने दोबारा एक दूसरे को इनको रिकंसाइल कर दिया है और डेफिनेटली आपका आंसर बराबर आएगा, तो आपका सवाल ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन करने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने क्वेश्चन ठीक किया या गलत किया। इसमें उसने क्वेश्चन नंबर SP16 का क्वेश्चन है, ये स्पेसिफिक पेपर 2 का, जिसमें उसने कहा है कि आपने जो है वो कंट्रोल अकाउंट सिर्फ बना के दिखाना है, यानी SLCA हमने सिर्फ बना के दिखाना है, यानी कि अमेंडेड SLCA बना के दिखाना है आपने बस। यानी जो स्टेटमेंट रिकंसाइल है वो नहीं पूछ रहा, बस अमेंडेड SLCA ही पूछ रहा है वो, तो उसके हिसाब से ही हम जो है वो सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उसने हमें कहा यही है अमेंडेड SLCA जो है वो बना के दिखाएं। तो वो हम देख लेते हैं हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जी देखें, सेल लेजर कंट्रोल का बैलेंस दिया है आपको 64850। अगर ना बताया हो बेटा तो डेबिट बैलेंस ही होता है, तो डेबिट साइड पर ही आ जाएगा ये 64850। I will write it on the debit side because if nothing is mentioned, I believe that it's a debit balance. तो ये आपका ब्रॉड डाउन आ जाएगा, एसेट है ना आपका, एसेट का बैलेंस तो डेबिट ही होता है, तो ब्रॉड डाउन आपका आ जाएगा 64850, जो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया आपके सामने। आपका आता है जी टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक हैज बीन ओवरस्टेटेड बाय 200। मैंने बताया था अगर ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड का ज्यादातर क्वेश्चन आता है तो उसमें हम भी सपोज करते हैं कि टोटल है, वैसे यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट अलाउड का टोटल जो है वो हमने ओवरस्टेट कर दिया 200 से, तो बेटा टोटल की गलती सिर्फ कंट्रोल अकाउंट में आती है, कंट्रोल अकाउंट के अंदर ही आएगा, और किस साइड पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे। भाई डिस्काउंट अलाउड का टोटल ओवरकास्ट होगा, ट्रेड रिसीवेबल को आपने ज्यादा क्रेडिट कर दिया, ज्यादा क्रेडिट कर दिया, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल्स को, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट कर दिया आपने कितने से, 200 से, तो हम डेबिट करेंगे तो वो गलती ठीक होगी आपकी। डिस्काउंट अलाउड को आपने ओवरस्टेट बाय 200 का मतलब है ज्यादा क्रेडिट कर दिया है, ओवरस्टेट का मतलब ज्यादा लिख दिया, ज्यादा लिखने का मतलब है ट्रेड रिसीवेबल को 200 से एक्स्ट्रा क्रेडिट कर दिया, आपको डेबिट करना पड़ेगा। रिसीट ऑफ 800 फ्रॉम सीरिया कस्टमर हैज बीन ट्रीटेड एज ए रिफंड फ्रॉम सेलिया सप्लायर, ये कहीं भी नहीं आएगी, सॉरी आएगी, आई एम सॉरी, रिसीट फ्रॉम 800 फ्रॉम सीरी a customer has been treated as a refund from Sally a supplier। एक सप्लायर से आपने रिफंड ट्रीट कर लिया, यानी कि रिसीट फ्रॉम सीरी आपने रिकॉर्ड नहीं की, यानी सीरी से आपने जो पैसे रिसीव करने थे वो 800 आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आपने रिफंड रिकॉर्ड कर लिया सैली से जो सप्लायर है। बेटा PLCA से तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस वक्त, हमारा ताल्लुक तो SLCA से है, इसका मतलब है रिसीट जो पैसे मिले थे सीरी से वो आपने रिकॉर्ड नहीं किए, जो कि आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, और उससे क्या होगा, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होंगे फ्रॉम सीरी की वजह से, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होंगे कितने से, 800 से। कि आपने सीरी से पैसे रिसीव करने की बजाय ट्रेड पेबल से रिफंड ट्रीट कर लिया, जो कि हमारा ताल्लुक ही नहीं था। टोटल ऑफ सेल जनरल फॉर जनवरी हैड बीन अंडरकास्ट बाय 500। सेल जनरल के टोटल को आपने कम लिखा है 500 से, तो सेल जनरल टोटल को कम लिखा है, तो आप उसको ठीक कर लेंगे, सेल जनरल अंडरकास्ट यहाँ पर आ जाएगा, है तो आप उसको और लिख देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। अच्छे से कर लेते हैं, और सेल्स जनरल अंडरकास्ट आपका आ जाएगा, इसकी अमाउंट कितनी है देखते हैं, 500 की अमाउंट है इसकी, जी बात। आगे नेक्स्ट देखते हैं, invoice of 950 sent to Benny has been entered in the sales journal as 590।
इनवॉइस का मतलब है चीजें बेची थी आपने 590 की, लेकिन आपने सेल जर्नल में रिकॉर्ड कितना किया है 590, 950 की बेची थी, लिखा 590 है आपने, तो 360 से आपने कम रिकॉर्ड किए, आपको सेल्स को मजीद रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो पेड सेल्स आपकी 360 से मजीद आ जाएंगी। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, सेल्स अंडर कास्टिंग है ना ये भी, उसको भी आप सेल्स अंडर कास्टिंग लिख सकते हैं। हम लिखी है ना आपने कितने से 360 से मजीद लिख देंगे तो वो ठीक हो जाएंगी। नहीं समझ आई सर, 950 से डेबिट करना था आपने, इनवॉइस का मतलब है क्रेडिट सेल, आपने डेबिट किया कितने से 590 से, तो आपको मजीद डेबिट करना पड़ेगा 360 से उसे ठीक करने के लिए। Goods with a selling price of 760 had been invoiced to Jenny. The goods were sent on a sales or return basis. Jenny had not indicated whether or she intended to buy them. ये सेल्स और रिटर्न बेसिस का पॉइंट आपको पता है 760 का। सेल्स और रिटर्न बेसिस हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन उसने गलती से सेल्स और रिटर्न बेसिस को रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। तो आप सेल्स और रिटर्न बेसिस वाली सेल्स को क्या कर देंगे बेटा, निकाल देंगे। आप ये ज्यूम करेंगे रिकॉर्ड हमने नहीं करनी, आपने गलती से रिकॉर्ड कर दी है 760 की, आप कैंसिल करेंगे इसको, आपने ये रिकॉर्ड नहीं करनी 760। देखिए गुड्स विद सेलिंग प्राइस हैव बीन इनवॉइस टू जेनी, यानी आपने इनवॉइस भेज दी उसको तो पैसे दो, जबकि जेनी ने अभी तक हमें इशारा दिया ही नहीं कि मैं ये खरीदना चाहता हूँ कि नहीं खरीदता, तो आप उसकी एंट्री पास नहीं कर सकते, आपने फिर भी एंट्री पास कर दी, आप उसे कैंसिल आउट कर दें। Invoice for 280 sent to Ken has been correctly entered in the sales journal but had been entered in the Ken's account as 208। ये नहीं आएगी क्योंकि आपने करेक्टेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, ये गलती है इंडिविजुअल ट्रेड रिसीवर की, ये गलती है इंडिविजुअल अकाउंट की। कैन के अकाउंट में 208 लिखा है, कैन के अकाउंट को इंक्रीज करना है आपने, बढ़ाना है आपने कितने से 72 से, तो वो सेल लेजर बैलेंस को करेक्ट करना है आपने, वो तो हमें उसने बनाने को कहा ही नहीं है, तो ये पांचवा जो है उसमें आएगा ही नहीं इफेक्ट इसका। तो बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो है वो एंड हो जाता है, इसका हम टोटल जो है वो कर लेंगे, जो बाकी है वो आपका कैरी डाउन जो है वो आ जाएगा, जो आपने कैरी डाउन के नाम से लिखना है यहाँ पे। टोटल आपका आ जाएगा जी 64850 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 360 65910 आपका आ जाएगा जी 65910। इधर भी आपका आ जाएगा जी 65910 और ये हम माइनस कर देंगे जी, -800 -760 64350 आपका आ जाएगा कैरिड डाउन, विच इज द करेक्टेड अमेंडेड सेल लेजर बैलेंस 64350, और ये नेक्स्ट ईयर का डेफिनेटली ब्रॉट डाउन कर जाएगा। तो ये मैंने आपको एसपी 2002 का सवाल जो है वो करवाया स्पेसिमेन पेपर का, जिसमें उसने कहा हुआ था कि आपने सिर्फ अमेंडेड सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। तो वो कैरिड डाउन हमारा निकला है 64350, यानी मैंने इसमें सिर्फ कंट्रोल अकाउंट की गलतियों को टेकअप किया, मैंने जो लेजर बैलेंस में गलती थी जो कि आखिरी वाली थी उसको पिकअप मैंने नहीं किया, क्योंकि लेजर बैलेंस को करेक्ट करने को उसने कहा ही नहीं है, उसने तो कंट्रोल अकाउंट को बनाने को कहा है आफ्टर मेकिंग द 7 नंबर का जो सवाल दिया उसने। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है मई जून 1921 का, ये मैं आपको खुद करवाऊंगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको खुद करवाऊंगा, विच इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर ऑफ दिस टॉपिक, जो कि नेक्स्ट सैटरडे में करवाऊंगा और खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक ये, तब तक एरर्स भी इंशाल्लाह खत्म हो गया होगा हमारा। दूसरी तरफ ये क्वेश्चन आपने घर में करना है, इसको टेस्ट क्वेश्चन सपोज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अक्टूबर नवंबर 4 पेपर 2 में सवाल ये आया है, इसको आप सॉल्व कर लें। इसमें आपने पहले कंट्रोल अकाउंट बनाना है, उसके बाद अमेंडेड कंट्रोल अकाउंट बनाना है और रिकॉन्साइल भी करना है। तो ये सवाल आप समझने टेस्ट क्वेश्चन है आपका, और इसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर 4 दो पेपर 2 का ये सवाल है जो कि आपने घर में सॉल्व करना है। इसके बाद 2 सवाल आपके रह जाएंगे, एक मैं आपको इंशाल्लाह खुद करवाऊंगा और दूसरा जो है वो होमवर्क के लिए दे देंगे, या मैं आपको समझा दूंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। कोई मसला है तो मुझसे पूछने, इसमें जो हमने क्वेश्चन किया इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, ताकि मैं आपको समझा सकता हूँ। अभी टाइम है हमारे पास 2-3 मिनट। अच्छा, इसके अंदर क्या हो रहा है कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है उसमें परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बन रहा है, यानी अमेंडेड परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, यानी परचेज लेजर को भी आपको ठीक करना पड़ेगा, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। उसका एक लेक्चर मैं आपको भेज भी दूंगा ताकि आप समझ सकें उसको पहले और फिर इसको सॉल्व कर सकें। तो
तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है। इसमें मैंने बताया सिर्फ कंट्रोल अकाउंट बनाना था, आपने उसे रिकॉन्साइल करना था। जबकि जो मई जून 10-23 का सवाल था, इसमें आपने पहले कंट्रोल अकाउंट बनाया, सिंपल कंट्रोल अकाउंट, उसके बाद रिकॉन्सिलेशन, उसके बाद आपने डेवलप किया दोबारा से। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर तकरीबन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच। कोई मसला हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ये सवाल आप घर में करें, अब आप इसके कंट्रोल अकाउंट रिकॉन्सिलेशन के जो मेरी बुक में है सारे हो सकते हैं, सवाए जिसमें परचेज लेजर आ रहा हो उसके अलावा, बाकी सारे मैंने कंप्लीट कर लिए। थैंक यू जी।